बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 8 है मैकेनिक्स का रेक्टिलिनियर मोशन। और इसके पीछे वाले जो हमने इससे पहले लेक्चर किया था उसमें हमने पढ़ा था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, और हमने इसकी इक्वेशन डिराइव की थी जो कि ये थी x इज इक्वल टू a काज ऑफ लैम्डा अंडर रूट टी। और ये उस वक्त डिराइव की थी जब हमने ये सूरत हाल थी, यहाँ हमने लिया था ओ, इधर कोई पॉइंट ए था, बी कर लें या ए को एक लिख लें, दूसरे को ए डैश लिख लें। तो यहाँ पे ए पॉइंट से हमने पार्टिकल को रिलीज़ किया था। ए का ये जो पॉइंट है ए डैश, यहाँ से पार्टिकल को रिलीज़ किया था। ये इक्वेशन आ गई थी। तो बाउंड्री कंडीशंस हमने ली थी, जब टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो तो एक्स इज़ इक्वल टू ये वाला डिस्टेंस जो है सेंटर से ए के इक्वल है। अब अगर हम बाउंड्री कंडीशन को चेंज कर देंगे, ओ से ले लेंगे बाउंड्री कंडीशन, तो ये वाली इक्वेशन नहीं आती, फिर आती है एक्स इज इक्वल टू ए साइन ऑफ लैम्डा अंडर रूट टी। लेकिन चूंकि सवालों में इसी ने यूज़ होना है तो मैं इसी तक महदूद रहता हूँ। तो एक तो ये बात है। नंबर 2 हम इसके लेते हैं कि जनरल इक्वेशन क्या आती है जी। जनरल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, जब हम फाइंड करते हैं जनरल सॉल्यूशन तो उसमें फिर ये जो कांस्टेंट्स हैं ये इन्वॉल्व होते हैं। ये जब इक्वेशन आती है तो ये इसमें इनिशियल कंडीशंस होती हैं और उसके साथ फिर हम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो देखें, हमने पढ़ा था कि इन सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस लैम्डा एक्स। ये जो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस लैम्डा एक्स है, इसे हम लिखेंगे इट इम्प्लाइज दैट डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस लैम्डा एक्स। और इसे हम कर देंगे डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वेयर प्लस लैम्डा एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हमारे पास आ जाएगी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज एम स्क्वेयर, चूँकि ये डबल डेरिवेटिव है, प्लस लैम्डा इज इक्वल टू ज़ीरो। इसे हम लिख लेंगे एम स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस लैम्डा। तो एम आएगा हमारे पास प्लस माइनस माइनस लैम्डा का अंडर रूट, और ये आ जाएगा एम इज इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा आयोटा। तो सो एक्स इज इक्वल टू, चूँकि यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल वाई नहीं है, एक्स है। डिफरेंशियल इक्वेशन में आमतौर पे हम क्या लेते हैं, एक्स की जगह पे वो होता है डी टू वाई। अब है डी टू एक्स, एक्स आएगा ए काज ऑफ लैम्डा अंडर रूट टी प्लस बी साइन ऑफ लैम्डा अंडर रूट टी। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, या उसकी जनरल इक्वेशन, वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट्स। ये हमारे पास कांस्टेंट हैं और ये मालूम होंगे टू बी डिटरमिन्ड बाय गिवन कंडीशन। जो भी हमारे पास कंडीशन दी गई होंगी इनको यूज़ करते हुए हम इनको मालूम करेंगे। फिर से हमारे पास अब हम आते हैं थोड़ा सा आगे, 3-4 और इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। नंबर 1 है, हमने पढ़ा था एक्स इज इक्वल टू ए काज ऑफ लैम्डा अंडर रूट टी, और ये भी हमने पढ़ा था एट टी इज इक्वल टू ज़ीरो एक्स इज इक्वल टू हमारे पास किसके इक्वल था, एक। और जब x इज इक्वल टू ए पे था तो उसकी वेलोसिटी भी ज़ीरो थी। इसका मीनिंग फिर ये हुआ कि देखें x क्या है, उसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मोशन। व्हेन x इज मैक्सिमम, व्हेन t इज मैक्सिमम, व्हेन ये लिखना था पूरा, व्हेन काज ऑफ लैम्डा अंडर रूट टी इज मैक्सिमम, जब ये मैक्सिमम होगा। और इसकी मैक्सिमम, काज की मैक्सिमम वैल्यू क्या आती है, 1, एंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज 1। इट implies that when
काज ऑफ लेमडा अंडर रूट जो टी है ये हमारे पास 1 आएगा, देन एक्स या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स लिख लें, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स ये हमारे पास क्या आ जाएगी ए, क्योंकि बाकी वो काज ऑफ लेमडा अंडर रूट किसके इक्वल आ गया 1 के। दिस मैक्सिमम वैल्यू जो कि हमने स्टार्टिंग में आर्टिकल में भी लिया था ए, दिस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स इज कॉल्ड, इसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसका मतलब है कि जो पार्टिकल है वो सेंटर ऑफ मोशन से आइदर साइड राइट या लेफ्ट ले लें तो वो ए डिस्टेंस तक मूव करता है, ए से आगे नहीं जाता। तो ये जो है मैक्सिमम डिस्टेंस ये उसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। ये तो था नंबर 1। अब थोड़ा सा आगे करते हैं नंबर 2 बात पे। नंबर 2 हमारे पास है ये चीज़, ये देखें जब हमने कहा कि पार्टिकल ये चीज़ है ओ, इसे मैं ए ले लेता हूँ, इसको मैं ए डैश। पार्टिकल हमने लिया था, पार्टिकल वाज इनिशियली एट ए डैश, इट मूव्स towards O and then goes to A. Now it comes back and reaches again at A. तो ए डैश, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जब वो पूरा एक चक्कर लगा लेता है तो ये उसका क्या कहलाता है, इट इज़ कॉल्ड वन वाइब्रेशन या ऑसिलेशन। इट इज़ कॉल्ड वन वाइब्रेशन या फिर हम इसको क्या कहते हैं ऑसिलेशन। तो ये उसका एक पूरा जो चक्कर है ये हो जाता है। अब हम तीसरी बात आते हैं टाइम पीरियड पे। टाइम पीरियड क्या है, तो टाइम पीरियड देखें, हमने अगेन उसी इक्वेशन को लेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए काज ऑफ लेमडा अंडर रूट टी। अब जो काज है ये पीरियाडिक फंक्शन है, उसका पीरियड क्या है 2 पाई, तो यहाँ हम 2 पाई ऐड कर देंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसे हम लिखते हैं ए काज ऑफ लेमडा अंडर रूट, बाहर लेंगे तो आएगा टी प्लस 2 पाई ओवर लेमडा अंडर रूट। अब देखें जब टाइम टी है तो पार्टिकल एक्स पे है, उसका सेंटर ऑफ मोशन से फासला एक्स है। जब टाइम टी प्लस 2 पाई ओवर लेमडा अंडर रूट है तो पार्टिकल अगेन एट एक्स है। तो इट इम्प्लाइज दैट एट टाइम टी एंड टी प्लस 2 पाई ओवर लेमडा अंडर रूट द पोजिशन पार्टिकल has same position या position of particle does not change, has same position। तो पार्टिकल उसी पोजीशन में है जिस पे वो ऑलरेडी था। तो दिस वैल्यू, अब जो चेंज आई है, पहले टी था अब टी प्लस 2 पाई ओवर लेमडा अंडर रूट है। तो दिस वैल्यू जो कि 2 पाई ओवर लेमडा अंडर रूट है इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ पार्टिकल। टाइम पीरियड ऑफ पार्टिकल के कह लें या मोशन कह लें, तो ये उसका टाइम पीरियड कहलाता है। एंड इट इज़ डिनोटेड बाई टी, एंड सो टी इज इक्वल टू 2 पाई ओवर लेमडा अंडर रूट। और यहाँ से ये भी पता चलता है हमें कि 2 पाई कांस्टेंट है, तो टी किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ लेमडा पे डिपेंड करेगा। नंबर 4 पे हमारे पास आ जाती है फ्रीक्वेंसी। वो है एक रेवोल्यूशन, वो एक वाइब्रेशन या एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम होता है। और
ये जो है ये है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस completed in a unit time is called frequency। तो इसे क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी कहेंगे। इट इज डिनोटेड बाय इस तरह का ये वी टाइप है, एफ भी लिखते हैं। सो और जब ये यूनिट टाइम में तुम्हारे पास आएगा वी टी इज इक्वल टू 1, या फिर वी आ जाएगा 1/t। वी क्या आएगा? 1/t। और फिर हमने पढ़ा था कि टी है हमारे पास 2π/λ²। तो फिर आएगा हमारे पास फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/टाइम पीरियड, 1/2π/λ²। तो फिर फ्रीक्वेंसी क्या आ गया? λ√/2π। ये है नंबर 4। अब हम चलते हैं नंबर 5 पे आता है हमारे पास। हमने पढ़ा है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -λx। और अगर मैं उसकी लूँ वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, वैल्यू या मैग्नीट्यूड एक ही चीज़ है, मैग्नीट्यूड ले लें तो ये हमारे पास आ जाएगी λx। अब है एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू। एक्सेलरेशन हैज़ मैक्सिमम वैल्यू व्हेन एक्सेलरेशन उस वक्त मैक्सिमम होगा जब x मैक्सिमम होगा, व्हेन x इज मैक्सिमम। एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x इज ए, हम अभी पढ़ चुके हैं। तो सो एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी लैम्डा। क्या आएगी? लैम्डा। इसको ऐसे लिख लें या इसको ऐसे लिख लें, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू लैम्डा। ये लिख लें ऐसे, ये दोनों तरह सही है। नंबर 6 पे हम आते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। हमने पढ़ा था कि v इज इक्वल टू लैम्डा a² - x²√। इसी को जब हमने एक्सेलरेशन को ऊपर वाली इक्वेशन जो ये वाली है, इसको जब सॉल्व किया था तो हमारे पास ये आंसर आया था। तो यहाँ पे देखें v इज मैक्सिमम व्हेन, अब ये माइनस हो रहा है तो, और ये है अभी स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, व्हेन x² इज मिनिमम। और एंड मिनिमम कोई भी चीज़ जो स्क्वायर में है उसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है? ज़ीरो। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास x कितना आ गया है? 0 आ गया है। तो जब x 0 होगा तो वेलोसिटी कितनी होगी? मैक्सिमम होगी। तो सो हमारे पास आएगा v मैक्सिमम, यह आएगा लैम्डा a² - 0 का स्क्वायर, ये हो जाएगा λ² √। तो हम लिखेंगे v मैक्सिमम हमारे पास आया λ√a। चूँकि ये चीज़ें आएंगी तो फिर हम सवाल हल करने के काबिल होंगे। तो हमने एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड कर ली है, क्या है? वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड कर रही है। एक फार्मूला है ये वेलोसिटी फाइंड करने का, और एक है वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू। फिर एक फार्मूला एक्सेलरेशन का और एक एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू। फिर हमने फाइंड किया कि एम्पलीट्यूड ए है, टाइम पीरियड हमने निकाला, और फिर हमने निकाली फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह ताला हम इसके क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 15 से आगाज़ करेंगे। अल्लाह हाफिज़।